हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम अपने लास्ट चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ के आए थे, वैसे ही हमें इस चैप्टर में हमारी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है पार्लियामेंट के बाद जो है जुडिशरी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है इस लेक्चर में। तो अपनी बुक का पेज नंबर 10119 ओपन कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। ओके, तो सबसे पहली लाइन जो है, द जुडिशरी ऑल्सो नोन एज जुडिशियल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम। क्या बोला जाता है जुडिशरी को? और कोर्ट सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम। ये दोनों चीजें नाम है इसके। इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाइज द लॉ इन द नेम ऑफ स्टेट। तो ये जो होता है सिस्टम, इस सिस्टम में क्या आते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं हमारे, जितने भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जितने भी कोर्ट्स होंगे वो सब इसमें आएंगे। The judiciary also provide mechanism for the resolution of dispute। और जुडिशरी हमारी क्या करती है, कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, अगर कोई भी बिल आता है, नया लॉ आता है और वो गलत होता है, तो जुडिशरी उसे वहीं पर खत्म भी कर सकती है। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द जुडिशरी जनरली डज नॉट मेक लॉ और एनफोर्स लॉ, but rather interpret law and applies it to the fact of each case। That means हमारी जुडिशरी क्या करती है, लॉ नहीं बनाती। तो फिर जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी का काम है कि उन लॉज को अप्लाई करना। ओके, जो लॉ हमारे पार्लियामेंट ने बनाए हैं उन्हें अप्लाई करने का काम किसका है? जुडिशरी का। उन लॉ के हिसाब से लोगों को पनिशमेंट देने का काम किसका है? जुडिशरी का। वो लॉ गलत है तो उसे सही करने का काम किसका है? जुडिशरी का। दिस ब्रांच ऑफ स्टेट इज ऑफन टास्क विद एंश्योरिंग इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। इसका मतलब होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी अमीर आदमी ने कोई चोरी करी और छोटे किसी ने पुअर ने कोई चोरी करी, तो रिच और पुअर के बीच में ऐसा नहीं होगा कि जो रिच है उसे कम सजा मिलेगी क्योंकि वो रिच है, और जो पुअर है उसे ज्यादा सजा मिलेगी क्योंकि वो पुअर है। इक्वल जस्टिस मतलब हो गया कि चाहे वो पुअर हो या रिच हो, अगर उसने कोई क्राइम करा है वो बराबर है क्राइम, तो दोनों को ही बराबर सजा मिलेगी। ओके, It usually consists of a court of final appeal, court, Supreme Court और Constitutional Court together with lower court। तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट हमारा कौन सा आता है? सबसे हाईएस्ट कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। ओके, आगे देखते हैं जुडिशरी सिस्टम इंडिया में कैसा है। ओके, The Indian judiciary is partially a constitution of the British legal system established by the British in the mid-19th century based on a typical hybrid legal system known as common law system। तो क्या हुआ था mid-19th centuries में? क्या किया था ब्रिटिश ने? एक लॉ लाए थे, सिस्टम लाए थे, जिसे बोलते थे कॉमन लॉ सिस्टम। ओके, फिर क्या हुआ? इन विच कस्टम, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर द कंपोनेंट ऑफ लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हमारे लॉज हैं, वो सब कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कैसे बनेंगे लॉ। There are various levels of judiciary in India, different type of court, each with varying power depending on their tier and jurisdiction bestowed upon them। इंडिया में बहुत सारे कोर्ट हैं। ये जो हमारा था कॉमन लॉ सिस्टम, इसको चेंज करके हमारे इंडिया में बने हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब।
तो हम इंडिया में बहुत ज्यादा कोर्ट हैं जो अलग अलग पावर सबके पास हैं, जो पावर लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। They form a strict hierarchy of importance in a line with the order in which they sit. सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बस कितने हैं? एक सुप्रीम कोर्ट है पूरे इंडिया में। सेकंड आता है इसके बाद हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट्स क्यों है, कोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट होता है। ओके अब हाई कोर्ट के बाद जो आता है वो आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? आप जानते हैं जिला, जिसे हिंदी में जिला बोलते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो हर जिले के पास अपना एक कोर्ट होता है। उसके बाद आएगा एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड सिविल जज एट द बॉटम। और इसके बाद आएगा मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट के साथ क्या होगा? मैजिस्ट्रेट के साथ होंगे सिविल जज, सिविल जज। ओके, दो तरह के केस आप देखते हैं, सिविल और क्रिमिनल, वो मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा आगे। कोर्ट हियर्स क्रिमिनल सिविल केसेस इंक्लूडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट। द इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अब हमने देखा कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी जगह है, कोर्ट्स हैं जहां पे हमारे लिए न्याय किया जाता है हमें। अब ये कौन कौन से तरह के केस लेते हैं? तो दो केस होते हैं, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्रिमिनल को हम, सिविल को और क्रिमिनल को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? जितने भी दीवानी के केस होंगे, दैट मीन्स जितने भी होंगे हमारी जमीन से रिलेटेड केस, वो सब सिविल में आएंगे। और क्रिमिनल में क्या आएगा? जो भी किसी ने कभी क्राइम करा होगा, जैसे मर्डर, चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, या फिर और भी बहुत सारे क्राइम होते हैं। जो भी क्रिमिनल केस होंगे वो सब यहाँ पे आएंगे, जो भी क्राइम से रिलेटेड होंगे। और जो भी जैसे जमीन की डिस्प्यूट होता है या फिर गवर्नमेंट के बीच में होता है, गवर्नमेंट आपकी जमीन लेना चाहती है, आप नहीं देना चाहते, तो वो केस भी, तो वो सारे केस सिविल कोर्ट लेती है, बाकी सारे कोर्ट केस क्रिमिनल कोर्ट। ओके, और जो हमारे केसेस होते हैं वो चाहे तो इंडिविजुअल के खिलाफ केस हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। आप बहुत से केस देखेंगे आगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ भी किए हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग अलग होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ, और लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। तो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है तो उसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता, उसमें उसका डिसीजन चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट, और ना ही किसी को कोई भी जवाब देने के लिए अवेलेबल है। इनकी मर्जी है, अगर जो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ लिखा हुआ है उसके हिसाब से सजा देंगे, और उस सजा के हिसाब से ही आगे कार्रवाई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला, सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे, उनकी सेफ्टी हमारी किसके हाथ में होती है? जुडिशरी की। दैट मीन्स अगर आपको कोई गलत कुछ बोले, आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सेकंड होता है, कोई भी अगर किसी सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाइयाँ, उन्हें क्लियर करना, चाहे गवर्नमेंट के बीच में हो या फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर सिटीजन सिटीजन में आपस में हो। थर्ड इज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक्ट करना। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को कौन संभाल के रखता है? हमारा जुडिशरी। ओके, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? ओके,
आगे देखते हैं। लास्ट है टू कीप अ चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन इन द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी मिसयूज ना कर पाए पावर का। गवर्नमेंट में ये कौन चेक करता है? ये चेक करती है हमारी जुडिशरी। ओके, ये 4 पार्ट जो हमारी जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंस है। सेकंड है, अब लास्ट हमारा जो अगली हेडिंग है, एंश्योर जस्टिस और इन अ फेयर मैनर। दैट मीन्स सबको जस्टिस एक फेयर मैनर में मिलनी चाहिए। जस्टिस इन फेयर मैनर। अब ये कैसे मिलेगी, चलिए देखते हैं। इंडिया हैज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दैट मीन्स सबसे पहली चीज, हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का यहां मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंट का मतलब होगा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, यहां तक कि कोई और भी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों लिया है, क्योंकि डिसीजन सुप्रीम कोर्ट जो भी लेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर से ही लेगा। वो अपने पास से कोई नया लॉ नहीं बना सकता क्योंकि उस पर इतनी पावर नहीं है। इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर का भाई कोई चीज़ कर देता है, कोई क्राइम करता है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे सुप्रीम कोर्ट से यूँ नहीं कह सकता कि ये मेरा भाई है, तुम इसे सज़ा कम दो या फिर इसे माफ़ कर दो। उसमें क्या होगा, उस केस में सुप्रीम कोर्ट रूल लॉ के हिसाब से उसे सज़ा देगा और प्राइम मिनिस्टर की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। सेकेंड इज द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जैसे हमने बोला, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस लेवल। At the apex at the Supreme Court, which is followed by the High Court or the state level. That means सबसे ज़्यादा पावर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर कौन मानेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर कौन मानेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उनके कौन मानेगा? पंचायत। ये इसी तरह से चलेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक रिक्वायर्ड फॉर एंश्योरिंग अ फ्री एंड फेयर सोसाइटी, स्पेशली अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर ये जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या होता? सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो चाहते वो करवा सकते थे, और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है डिक्टेटरशिप में। इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन पावर्स, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इंटेलिजेंस आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब कि वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसमें, दूसरी चीज इम्पार्शियलिटी, मतलब पार्शियल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और इंटेलिजेंट होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी के इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है? सबसे पहला, टू एंश्योर दैट ऑल द organs of the government are functioning within this allocate power and provision of the constituents. That means अगर हम इसमें देखें तो इसका मतलब हुआ पहली चीज कि अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा सिटी आ सकती हैं, तो क्या होता है इसमें इनको परमिशन दी होती है ना, एरिया डिवाइड होता है सबको कि तुम इसी एरिया में रहकर इस एरिया के अंदर कोई क्राइम होगा तो वो तुम देखोगे, वरना दूसरा कोर्ट उस चीज को देखेगा। तो कोई अपने जुडिडिक्शन एरिया से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरठ में यूपी का कोई भी एक जगह लेंगे हमने, मेरठ में क्या हुआ, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे जो जज है वो किसी दिल्ली के रहने वाले इंसान का रिश्तेदार है। तो दिल्ली में कोई क्राइम हुआ तो वो दिल्ली से मेरठ नहीं आएगा केस लड़ने के लिए कि वहां पर तो मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे सजा कम देगा या मुझे माफ कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है, जिस एरिया में क्राइम हुआ होता है उसी एरिया के कोर्ट वो वहां पर डिसाइड करते हैं कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। सेकेंड इज टू इंटरप्रेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। दैट मीन्स अगर किसी ने
इंटरप्रेट का मतलब होता है संशोधन, मतलब चेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि ये लॉ अच्छा नहीं है लोगों के लिए, पर गवर्नमेंट मेजोरिटी में थी तो वो लॉ ले आई, तो सुप्रीम कोर्ट जभी के जभी वो लॉ वहां पे खत्म कर सकता है। यही पावर हाई कोर्ट में होती है, लेकिन उसके अंदर में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज टू गिव जस्टिस विदाउट एनी फियर ऑफ इंटरफेरेंस। सबको जस्टिस गिवन कर सकता है, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो किसी का प्रेशर उसके ऊपर नहीं होगा, तो वो अपना काम ढंग से कर पाएगा। लास्ट इज फंडामेंटल राइट हमारे प्रोटेक्ट करता है, वही सेम चीज। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, हियरार्की ऑफ इंडियन सिस्टम इन इंडिया। आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, किस किस में, सबऑर्डिनेट कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल। ये स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ये स्पेशल केसेस के लिए होते हैं जिन्हें जल्दी सॉल्व करना होता है। तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट होंगे वो भी दो पार्ट में डिवाइड होंगे, किस किस में, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जितने भी फौजदारी से रिलेटेड मामले होंगे, फौजदारी मतलब क्रिमिनल, जितने भी क्रिमिनल केसेस होंगे वो सब हमारे आएंगे क्रिमिनल कोर्ट में, और जितने भी जमीन या फिर आपस में लड़ाइयां जो होती हैं जिसमें कोई क्राइम नहीं हुआ होता वो आते हैं हमारे सिविल कोर्ट में। दूसरा ट्रिब्यूनल में हमारी कौन कौन सी आएंगी, सर्विसेज आएंगी, टैक्स आएगा, डेब्ट रिकवरी, रेलवे, कंज्यूमर एंड लेबर कोर्ट। ये उन चीजों के लिए है जो चीजें हमारी मेन टॉपिक से, मेन चीज से हटकर होती हैं। जैसे टैक्स, टैक्स के लिए एक अलग कोर्ट, सर्विस मतलब कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके खिलाफ, अगर जोमेटो के खिलाफ कोई केस होगा तो वो कहाँ पे चलेगा, इस ट्रिब्यूनल में चलेगा। डेब्ट रिकवरी मतलब किसी से आपको लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, तो बैंक ने उस आदमी पे केस कर दिया कि इसे लोन नहीं चुका रहा, तो वो यहाँ पे चलेगा। रेलवे ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट एंड लेबर कोर्ट, जैसे किसी को किसी चीज से दिक्कत है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जितनी भी चीजें होती हैं ऑनलाइन मार्केटिंग की, इन सब पे अगर कोई केस करना चाहे तो ट्रिब्यूनल के कोर्ट में करेगा, ना कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में। ओके, नेक्स्ट है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स होती हैं, वो पावर हम देखेंगे अब। तो सबसे पहली पावर जो है वो है ओरिजिनल पावर्स ऑफ कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है सबसे पहले, क्योंकि गार्जिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। तो उसके पास जो पहली पावर है वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होगा, द कोर्ट हैज एक्सक्लूसिवली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ओवर डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। अगर किसी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट के बीच में लड़ाई है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, उसका डिसीजन लेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। और किसी गवर्नमेंट और किसी स्टेट के या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में लड़ाई है तो वो कौन देखेगा, अगर स्टेट, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या आया, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच में, स्टेट के बीच में लड़ाई है। अगर स्टेट या स्टेट के बीच में लड़ाई है, ये सब चीजें कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, ये उसकी पावर है। बिटवीन टू और मोर स्टेट डिस्प्यूट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन विच द एक्सिस्टेंस ऑफ लीगल राइट डिपेंड। अगर कोई स्टेट और स्टेट के मैटर है जिसमें लीगल राइट आ रहा है, लीगल राइट क्या है अभी हम आगे देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। उसके अलावा एक्सटेंसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया था। ये क्या होता है, आर्टिकल 32 हमारा होता है जो हमारी हेल्प करता है, दैट मीन्स हमारा फंडामेंटल राइट अगर किसी ने हमसे छीनने की कोशिश की, जैसे हमें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, हमारे साथ इनइक्वालिटी हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो हम आर्टिकल 32 में ये लिखा हुआ है कि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम किसी भी लोअर कोर्ट में अपील नहीं करेंगे, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमारी सुनवाई करने के लिए, हमारी अपील को परमिशन देने के लिए
अवेलेबल होगा वो मना नहीं कर सकता कि मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, आपका केस गलत है, सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ये किस चीज में लिखा हुआ है, आर्टिकल 32 में, जिसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोला जाता है। इसके बाद दूसरा जो आता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब जो उसका निर्णय होगा वो ही मान्य होगा, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। अब एपिलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? एपिलेट ज्यूरिडिक्शन में क्या होगा, द एपिलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इन्वॉल्व बाय अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय अ हाई कोर्ट इन अ केस दैट इन्वॉल्व्स सब्सटेंस क्वेश्चन ऑन द लॉ टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 132, 133 एंड 134 के अंडर में जो चीजें दी हुई हैं, उन चीजों पे अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया तो हाई कोर्ट के बाद कोई भी इंसान, उसे परमिशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हर इंसान के पास परमिशन होती है कि अगर उसे किसी लोअर कोर्ट ने सजा दी है तो अपर कोर्ट में जाके वो अपील कर सकता है। तो एपीलेट मतलब अपील। सेकेंड, द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फॉर अ जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है कि वो छुट्टी लीव दे सकता है कि अपील करने के लिए आपको कुछ टाइम देता है वो। Appeals also lies to the Supreme Court in civil matter if the High Court concern certify। और हमेशा एक सिविल मैटर में होनी चाहिए अपील, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी किसी भी तरह से अपील लिख के दे दे। The case involve a subsequent question on the law of general importance and in High Court opinion it need to be decided by Supreme Court। अब कौन कौन से केसेस होते हैं जिसमें अपील होती है? पहला केस, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट को संभालना चाहिए, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो सकता है, तो वो हाई कोर्ट खुद भेज देता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो पहला केस हुआ जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खुद कहेगा कि आप ये केस देख लीजिए। सेकंड, क्रिमिनल केसेस में क्या होगा, कोई भी इंसान जिसको क्रिमिनल केसेस में सजा होती है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। हाई कोर्ट में सजा हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। थर्ड इज हैज रिजर्व एन ऑर्डर ऑफ acquittal of accused on appeal and sentence him to that of life imprisonment for more than 10 years। अगर उसे 10 साल से ज्यादा की सजा हुई है या उसे डेथ पेनल्टी मतलब मौत की सजा मिली है तो वो अपील अपने आप चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डेथ बहुत बड़ी चीज होती है किसी को देनी, तो इसी वजह से ये चीज आगे अपने आप चली जाती है। आगे, has withdrawn any case from trial from any subordinate and convicted the accused, sentenced him to death of life imprisonment for more than 10 years। और खाली ये चीज हाई कोर्ट में नहीं होगी, ये क्या होगा कि कोई भी केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कहीं केस चल रहा है सबऑर्डिनेट केस में, कोर्ट में, छोटे कोर्ट में, और वहां पे क्या हुआ, वहां पे उस आदमी को हो गई सजा, किसकी? डेथ पेनल्टी। तो सुप्रीम कोर्ट वहां से केस खुद उठा लेगा। पहले में हाई कोर्ट ने केस भेजा, दूसरे में किसी को सजा हुई तो वो खुद जाएगा, तीसरे केस में अगर हाई कोर्ट ने किसी को सजा दी है या किसी भी कोर्ट ने 10 साल से सजा दी है वो जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद देखता है कि वो केस नहीं आया मेरे पास तो सुप्रीम कोर्ट खुद वो केस उठा सकता है। आगे, सर्टिफाइड दैट द केस इज फिट वन ऑफ द अपील टू सुप्रीम कोर्ट, वो केस सर्टिफाइड मतलब अपील के लिए फिट होना चाहिए। Parliament authorized to confer the Supreme Court any further power to enter and hear appeal for any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of High Court। सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है इस चीज की कि हाई कोर्ट में वो किसी भी केस को जिसको वो चाहे उसे हाई कोर्ट से उठा के अपने पास ला सकता है। ओके, तो हमने यहाँ 2 पावर देखी, कौन कौन सी? हमारी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। अब हम आगे करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।